वर्क डन बाई ए फोर्स। देखिए बेटा, फिजिक्स में वर्क किसको बोलते हैं? मान लो ये कोई रास्ता है, पार्टिकल ऐसे चल के गया, किसी भी रास्ते पर कोई पार्टिकल या ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक चल के जा रहा है, ठीक है। और इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कई तरह के फोर्स लग रहे हैं इस पे। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, और एक F फोर्स भी लग रहा है। ए से चल के ये पार्टिकल बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो वर्क डन बाई दिस फोर्स कैपिटल एफ पूछा है आपसे, ठीक है। तो पहली तो ये बात ध्यान रखिए, जब आपको जिस फोर्स का वर्क निकालना है आप उसी पर फोकस करेंगे, बाकी कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं लगते रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, अगर डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं है तो नेट फोर्स से आप एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। बट आपको मोशन यहाँ पे क्लियर है, मान लो ए से बी का पार्टिकल इस तरह से चल के गया है, तो ये किसी भी फोर्स एफ का वर्क क्या होगा इस पार्टिकल पर? क्या बोलेंगे बताओ? बाकी फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, F1 F2 F3 लगते रहे, मेरे को फोर्स कैपिटल एफ से वर्क निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स कैपिटल एफ इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय फोर्स कैपिटल एफ इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया गया है? वर्क डन बाय फोर्स कैपिटल एफ इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन बनाई गई है वर्क डन की बेटा? वो बनाई गई है W इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वर्क इन फिजिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, डी आर वेक्टर कभी नहीं भूलेंगे, डी आर वेक्टर कौन से पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है? तो ध्यान रखिए, डी आर वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपका डी आर वेक्टर है। कभी मत भूलिए इसको, डी आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एफ वेक्टर इज द फोर्स जो कि आपको जिसका वर्क लिखना है, ठीक है। किसी स्मॉल इंटरवल का लिखिए, जैसे मान लो ये डी आर वेक्टर था, और डी आर वेक्टर इतना छोटा था कि फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, एफ वेक्टर डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड भी कर सकता है, कुछ भी करता रहे। बट आपका ये डी आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट था इतना छोटा था कि इसमें एफ वेक्टर का वर्क क्या था? आप इसको एफ वेक्टर को कांस्टेंट मान सकते हैं, इसके थीटा एंगल था मान लो, तो इस स्मॉल इंटरवल के लिए क्या था? एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर आपने सारे डी आर वेक्टर इंस्टॉल, जो भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं इनके सब पे आपको वर्क ऐड करना था, तो आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो आप, इंपॉर्टेंट चीज यही है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है डी आर वेक्टर किसका डिस्प्लेसमेंट लिखूं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए डी आर वेक्टर इज द पॉइंट ऑफ डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई वर्क नहीं होता है बेटा फिजिक्स में, फोर्स का वर्क डन ऐसे ही डिफाइन है, अगर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आप, इस तरह का फोर्स है, और ये कुली ने अपने ऊपर, कई फेमस प्रॉब्लम है, इस तरह का वेट उठा के चल रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी लोगों की गलतफहमी रहती है कि बताओ इसका वर्क डन जीरो करते हैं, कोई वर्क नहीं किया हम उसको पैसे नहीं देंगे, ये सब बातें होती हैं, ठीक है ना। तो उन बातों को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो, अगर ये मान लो एक्सलरेट हो रहा है, ये जीरो वेलोसिटी स्टार्ट करके ए नॉट वेलोसिटी पे चला गया, ठीक है ना। ये आपका जो कुली है या जो भी आदमी वेट उठा के चल रहा है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करके वेलोसिटी आई है, तो मान लो इसका एक्सलेरेशन ए नॉट है, तो फिर इसने वर्क किया है बेटा, इसका वर्क डन जीरो नहीं है। वर्क डन जीरो केवल किसका होता है? नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ध्यान से समझ लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है इस केस में, क्योंकि उसके बीच क्या है? एंगल 90 डिग्री, ठीक है। बट ये अगर एक्सलेरेशन इसका ए नॉट है, तो इससे फ्रिक्शन भी तो लग रहा है इसके बीच, सर के और इसके भी फ्रिक्शन भी तो इसने ही लगाया है, कोई अपने आप थोड़ी नहीं लग गया। तो इस ब्लॉक को लेके कौन चल रहा है? वो फ्रिक्शनल फोर्स ही तो चल रहा है। तो अगर मान लो इनके बीच फ्रिक्शन एफ है, तो फिर वर्क डन बाई मैन कितना आ जाएगा? एफ इंटू नहीं आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक? बोलो। और एफ कितना होगा? अगर ए नॉट है तो इसका मास मान लो एम है, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स भी लिख सकते हैं एम ए नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन आ गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पुरानी जो फिर जमाने की फिजिक्स होती थी, पुराने जो टीचर्स होते थे स्कूल्स के, वो सब ये गलतियां काफी करते थे कि पुली कोई वर्क नहीं करता है, कुली बल्कि करता है, आपको दिख रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो यही लगा रहा है, कहीं से अपने आप पैदा थोड़ी नहीं हो जाना, उसका एक्सलरेशन है। अगर ये बोल देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर वर्क डन जीरो हो जाए, ठीक है ना। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वर्क डन जीरो हो जाए,
बट ऐसा होता नहीं है, चलता है, तो इसलिए बिल्कुल वर्क करता है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके भी, जो इस ब्लॉक को लेके चल रहा है, और कौन ले जाएगा ब्लॉक। ठीक है, वो फोर्स कौन लगा रहा है, ये तो लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन इस केस में जीरो है, जब आप इसको सिर पे रख के आगे बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री। ये बात क्लियर है, कभी भूले ना, कभी गलती ना करें इस तरह के केसेस में। ठीक है, नोट है आपका सबसे पहला इसमें, एक तो वर्क कैसी क्वांटिटी लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, कौन बताएगा ये। हर्ष यादव आप बताना, वर्क इज ए स्केलर और वेक्टर। नहीं बता रहे लोग। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से निकल के आ रही है। ऐसा यूनिट बता सकते हैं वर्क की कितनी होती है। हाँ, न्यूटन मीटर या जूल बोल देना यार, गजब है तू यार। वर्क की यूनिट तो ऐसे न्यूटन मीटर बोल रहा है, सारी दुनिया जूल बोलती। जूल होती है ना, वही है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। न्यूटन मीटर के नाम क्या नाम दे दिया, जूल नाम दे दिया ना उसको। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, क्या वर्क फ्रेम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है क्या। क्या वर्क डन डिपेंड करता है क्या फ्रेम पर। वर्क डन W डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, इतना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, कुछ बताइए आप लोग मुझे इस पे। वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या रेफरेंस पे डिपेंड करता है या फोर्स की तरह है, एब्सोल्यूट टर्म है कि रेफरेंस कहीं भी हो सेम वर्क करेगा फोर्स हमेशा, ऐसा कुछ है क्या। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, दीपेंद्र जल्दी बताओ मुझे। क्या वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ये स्टेटमेंट सही है, जल्दी बोलिए। करता है, अरे करता है बेटा। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान रखो, फिर बोल रहा हूँ कई बार, पता नहीं आपको बोला कि नहीं बोला, बट मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। मैकेनिक्स में फोर्स एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, केवल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कराया था ना क्वेश्चन, ये ब्लॉक हैंगिंग है, अगर ये इससे हैंग हो रहा है, टेंशन जितनी है हर फ्रेम में उतनी है, डिपेंड नहीं करेगी। बट इसके अलावा जितनी चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपकी स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी की सारी क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती हैं, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। फोर्स इज द ओनली एब्सोल्यूट टर्म इन मैकेनिक्स। टाइम अभी हमारे केस में फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, बट आगे की पढ़ाई में इंस्टीन की पूरी कहानी वही है कि टाइम भी फ्रेम डिपेंडेंट हो जा रहा है। ठीक है, बट हमारे केस में आप टाइम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट फोर्स एब्सोल्यूट क्वांटिटी है मैकेनिक्स की। डब्लू आप बताइए बेटा कैसे करें आप, दीपेंद्र एक बार बात करिए आप मेरे से। यहाँ पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये गाड़ी आगे जा रही है, A0 एक्सलेशन से गाड़ी आगे बढ़ रही है, दो ऑब्जर्वर हैं, एक बीच में ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो अंदर वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, अंदर वाले को उसका डिस्प्लेसमेंट दिखेगा क्या ब्लॉक का, तो वो क्या बोलेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये बोलेगा, वो तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। यहाँ वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, O1, O1 ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर बेटा एकदम। हाँ, तो आप याद रखेंगे जिंदगी भर, वर्क डन बाई फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, ऑल आर फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है देखने वाला कौन है। ये बोलेगा वर्क डन जीरो, अंदर बैठा हुआ, कोई उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये क्या बोलेगा, वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन देख रहा है, ये चीज मैटर करती है। फोर्स हमेशा वही रहेगा, जैसे इसके बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स हर फ्रेम में सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये लिफ्ट आपकी जा रही थी, हमने सूडो फोर्स की कहानी यहाँ से शुरू करी थी, इसी बात से तो करी थी कि लिफ्ट में टेंशन की वैल्यू अलग अलग थोड़ी नहीं हो सकती है, हमेशा एक दिखनी चाहिए, 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स इज एब्सोल्यूट टर्म, रेस्ट ऑल इज फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इस यहाँ तक वर्क डन बाई फोर्स की कहानी में। तो आपसे आपके लिए वर्क हमेशा इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है। एक स्पेशल केस में आपको निकलवाने जा रहा हूँ, जब ये फोर्स कांस्टेंट हो जाए। अगर आपका ये फोर्स एफ वेक्टर अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तभी आप बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट अगर हो गया है, तो फिर आप बोल दो
कि इसका हम डायरेक्ट रिलेशन भी निकाल सकते हैं, वो मैं निकालने जा रहा हूँ, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा ए बी एफ डॉट डी आर यूज़ करेंगे आप, जब तक कि आप कंफर्म नहीं है कि एफ वेक्टर कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो गया तो एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ रहा है बिना किसी इंटीग्रेशन का, वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या है कांस्टेंट फोर्स के लिए, वो हम देख लेते हैं एक बार।